नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र बाई मोनिका में। आज मैं यहाँ पे आपके समक्ष आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके डिस्कशन के बारे में वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखिए, आज हम बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसको मैंने कैसे कवर किया। मैंने क्या अपना मेरा रैंक लगभग 75 नंबर के आसपास है, तो आप देख लीजिए कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो वो किस आधार पे आए और मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैंने जो अपना कंटेंट रखा वो बहुत लिमिटेड रखा, बहुत ज़्यादा कंटेंट को मैंने नहीं पढ़ा और मैंने कोशिश भी नहीं की कि मैं कंटेंट ज़्यादा बढ़ाऊं, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि आप फिर उसको रिवाइज नहीं कर पाते। हाँ, मूल किताबों का सहारा लीजिए। जैसे साइंस का पोर्शन है तो साइंस का पोर्शन मैंने जो मेरी गाइड थी लक्ष्य की उससे नहीं पढ़ा, मैंने 9th-10th की जो बुक होती है उससे कवर किया, क्योंकि सारे टॉपिक 9th-10th की बुक में साइंस के दिए रखते हैं, है ना। और मैथ्स के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिए थे, हालांकि मेरा पीसीएम में मैथ्स रहा है तो ज़्यादा दिक्कत मुझे आई नहीं। फिर भी एक बार थोड़े फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं, लंबा टाइम हो जाता है तो आप लोग भी देख लीजिए, उससे आपको क्या है हेल्प मिलेगी। अब उसके अलावा बात कर लेते हैं, हमारे सबसे पहले है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, तो 1857 की जो क्रांति है, और जो हमारे नेशनलिज्म है, मास नेशनलिज्म है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है, ये सब कुछ नए पोर्शन जोड़े गए हैं इसमें। पिछली बार सिर्फ इसमें 1857 की क्रांति ही थी, बाकी ये जो पोर्शन है ये 3-4 जो टॉपिक नए हैं वो नहीं थे। इसके अलावा लीडर है, 19 और 20वीं शताब्दी के अंदर जितने भी धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुए हैं, सुधार आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में है। और जितने भी ये दे रखे हैं हमारे जो लीडर्स हैं, वीडी सावरकर है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, और लाल बाल पाल है, चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह, सुखदेव, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, तो इन सब को पढ़ने के लिए कोई स्पेशल मैंने बुक नहीं खरीदी। मैं आपको एक बुक दिखा देती हूँ, मेरे पास मैंने एक ही बुक ला रखी थी। ये फर्स्ट ग्रेड के लिए, जीके के लिए, सामान्य ज्ञान की फर्स्ट पेपर के लिए ही आती है, लक्ष्य की बुक आती है ना। काफ़ी मोटी सारी बुक है और इसमें सारे टॉपिक हमारे कवर होते हैं। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपको कुछ कुछ टॉपिक मूल किताबों से पढ़ने हैं और कुछ इसमें से नहीं पढ़ने हैं तो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी मोटी किताब ही पढ़नी होती है। देखिए, जो भी किताब हम खरीदते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस किताब के पन्ने सारे पन्ने पढ़े, है ना। पन्ने दर पन्ने नहीं पढ़ने होते, हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चूजी होना पड़ेगा, हमें चयन करना पड़ेगा कि हम कौन कौन से टॉपिक कहाँ से पढ़े। देखिए, जब आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह से संग्रहित कर लेते हैं फिर वो चीज़ अच्छी हो जाती है और उसमें गुंजाइश नहीं रहती। तो इसमें से मैंने ये 1857 की क्रांति और जितने भी हमारे लीडर्स जोड़े गए थे उनको पढ़ा था। जो मतलब आप ये मान सकते हैं कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है, जितना भी पोर्शन जोड़ा हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, वो सब मैंने इस फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य वाली बुक से कवर किया। और उसके बाद में है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान की हिस्ट्री के लिए मैंने इसमें सभ्यता थोड़ी बहुत देखी थी, बहुत ज़्यादा सभ्यता नहीं देखी। उनके लिए मैंने राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के लिए ये 2 बुक है। ये 9th की आरबीएससी की बोर्ड की किताब है और ये 10th की किताब है। तो मैंने ये 9th और 10th की बुक का ही सहारा लिया, इन दोनों किताबों से ही मैंने अपना ये कवर किया था। राजस्थान का हिस्ट्री और कल्चर का जो पोर्शन है ना, वो कंप्लीट इसी से ही हो जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। और उसके बाद जब भी मेरे को ये लगता कि भाई इन टॉपिक जो मैंने पढ़ लिया, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर पढ़ लिया और उसको रिवाइज करना है, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने ये दिशा की बुक ला रखी थी। तो ये दिशा की किताब आती है 2020 के नाम से, दिशा 2020। इसके अंदर इतिहास और कल्चर के लिए दे रखी है, हिस्ट्री और कल्चर के लिए एक बुक ये आती है, और ये आपकी ज्योग्राफी वगैरह के लिए है ना, ज्योग्राफी और इकोनॉमी और पॉलिटी के लिए। इसमें क्या है कि पीवाईक्यू है सारे, तो जितने भी पीवाईक्यू हैं वो एक साथ इकट्ठे किए हुए हैं और आप आराम से उनको पढ़ सकते हैं। उनकी व्याख्या दी हुई है, तो उन व्याख्या के माध्यम से आप और अच्छे से जान पाएंगे। और जो चारों ऑप्शन है उनका भी इसमें डिटेल दे रखा है, तो वो चारों ऑप्शन कवर हो जाते हैं। तो हमारे एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और उससे हमें कम से कम मान लीजिए 10 फैक्ट तो पता चलते ही है, और वो 10 फैक्ट अपने लिए बहुत काम के होते हैं ना। और उसके बाद बात करते हैं मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी के लिए अगर मैं सच बताऊं तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। बाकी अगर आपको समस्या लगती है तो कोई छोटी मोटी किताब खरीद लीजिए और उससे थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन आते नहीं है मेंटल एबिलिटी के। देखिए, जो कोई बच्चा फ्रेश है उसको तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि मान लीजिए उसने कोई एग्जाम ही नहीं दिया, है ना, तो उसको मेंटल एबिलिटी में दिक्कत आएगी। लेकिन बाकी आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बेसिक चीज़ें तो पढ़ ही लेते हैं। और बाकी मेंटल एबिलिटी के लिए अलग से किताब भी ना खरीदेंगे ना, तो जो ये किताब है फर्स्ट ग्रेड की,
लक्ष्य की। इसके अंदर मेंटल एबिलिटी भी है, सब कुछ है इसमें, मैथ भी है, साइंस भी है। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो ज़्यादा आपको हल्के हल्के देखने हैं, तो वो इस किताब में आपको मिल जाएंगे, इस गाइड में मिल जाएंगे। इसके बाद है स्टैटिक जो जोड़ रखा है हमारे सांख्यिकी है सेकेंडरी लेवल का, तो आप 10th की बुक से कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिया गया है। आपको अगर कहीं समझ में नहीं आए, कहीं शॉर्टकट दे रखा है, तो मैथ्स को आप 9-10th की बुक से कवर करें। 9-10th की बुक में एग्जाम्पल पहले दे रखे, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज दे रखी है, तो पहले आप एग्जाम्पल को पढ़ें और फॉर्मूला से है जो वो सारे फॉर्मूलाज याद कर लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, वो एक्सरसाइज जो दी गई है उसको कवर करना है, वो एक्सरसाइज को करके देखिए, फिर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैथ्स के अंदर जो मेंसुरेशन है, पूरा मेंसुरेशन हमारे 9-10th की बुक से आता है ना, जितने भी क्वेश्चन उसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार जरूर 9-10th की बुक पढ़िए, आपको फायदा मिलेगा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट भी हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे, क्योंकि आपका 9-10th की इतना टफ भी नहीं है कि अपन पढ़ नहीं सकते। भाई पहले भी तो पढ़ के आए हैं, कोई 9-10th तो सभी ने की है, ऐसा तो है नहीं कोई जंप मार के आया है, तो कोई जंप नहीं मार के आया, सबने 9-10th की है, तो आप जरूर उसको पढ़िए। इसके बाद आती है सामान्य हिंदी। जिनका खुद का सब्जेक्ट हिंदी है उन्हें सामान्य हिंदी में दिक्कत नहीं आती, लेकिन जिनका सब्जेक्ट हिंदी नहीं है उन्हें दिक्कत आती है। तो वो क्या कर सकते हैं, सामान्य हिंदी के लिए अपने एक बुक आती है हिंदी की, रचना प्रबोध के नाम से, है ना, वो रचना प्रबोध की बुक ले लीजिए आप। सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। ये रचना प्रबोध की 9th की बुक आती है, 9th से 12th में, हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध के नाम से। आप वो ले सकते हैं और उसको आप सोल्व कर सकते हैं। इसमें जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं सारे एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। तो जो नॉन हिंदी सब्जेक्ट से हैं उनको क्या करना है, मैंने बता दिया है, इस बुक से आपको कवर कर लेना है। ये बुक आराम से आपको कवर कर देगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं और वो सारे एग्जाम्पल डायरेक्टली पूछे जाते हैं, है ना। जितने भी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि विच्छेद, अनेकार्थ, विलोम शब्द, संस्कृत शब्द और अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली को कैसे तैयार करेंगे आप, पारिभाषिक शब्दावली के लिए क्या कीजिए, जितने भी PYQ आए हैं, और सबसे ज्यादा जैसे SI में भी पारिभाषिक शब्दावली है, LDC एग्जाम में भी है, बहुत सारे एग्जाम है जिनमें पारिभाषिक शब्दावली पूछी जाती है। तो उनके पारिभाषिक शब्दावली वाले जो शब्द है ना, वो आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करके उसको आप पढ़िए, क्योंकि उससे आपको ये फायदा होगा कि बहुत सारे आपको उठपटांग नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको सिर्फ वही काम के पढ़ने पड़ेंगे, तो उनमें से आराम से आपका हो जाएगा। जैसे और कुछ ज्यादातर हिंदी से रिलेटेड होते हैं ना, कि विज्ञप्ति को क्या कहते हैं मान लीजिए, या फिर ज्ञापन को, परिपत्र को क्या कहते हैं, तो जो ये मोटे मोटे अपने हिंदी से रिलेटेड है उनको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद है जनरल इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में जो टेंस है, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आर्टिकल और प्रीपोजिशन, है ना। तो सबसे पहले तो जो टेंस और एक्टिव पैसिव, अगर एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको थोड़े बहुत याद हो 12th के पढ़े हुए, क्योंकि 9th से 12th तक अपन पढ़ते ही है, खूब अपने आते भी हैं, तो आपको अगर आ रहे हैं तो आप वही मेथड यूज कीजिए, क्योंकि काफ़ी इजी पूछे जाते हैं। जो एक्टिव पैसिव है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इतना टफ नहीं पूछा जाता। आपका बेसिक अगर थोड़ा थोड़ा क्लियर है तो आप कंफर्म आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टेंस है, टेंस में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, पर उसके रूल्स पढ़ेंगे ना तो वो हो जाएंगे। आप चाहे तो ये फर्स्ट ग्रेड की जो बुक है ना, इससे भी पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड की बुक में सारे टॉपिक लगाए गए हैं, तो इससे कवर कर लीजिए, आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है। अगर देखिए मोटा मोटा एक बार छोटे रूल तो आप पढ़ सकते हैं, छोटे रूल को पढ़ लीजिए, उससे ये फायदा होगा कि मान लीजिए इजी क्वेश्चन आ गया तो आपका भी ठीक हो जाएगा, है ना, नहीं तो फिर आप पिछड़ जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का ठीक होगा तो फिर अपन कहीं ना कहीं रेस से बाहर होते हैं। तो जो इजी टॉपिक है उनको पढ़ लेना है। एडजेक्टिव है, कनेक्टिव्स है, वर्ब एग्रीमेंट है, डिग्री है, तो डिग्री पढ़ सकते हैं, डिग्री थोड़ा सा इजी टॉपिक है। ग्लोरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म, अब ये देखिए जो ग्लोरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म है, ये कुछ टॉपिक है ना, ये अपने जोड़े हुए हैं अलग से। ये इन्होंने पहले इसमें इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर इस बार इन्होंने जोड़ दिया है ना फर्स्ट ग्रेड में। तो आप ये देख सकते हैं इसको मोटा मोटा। अगर क्या होगा कि विद देयर हिंदी वर्जन के साथ आएंगे, तो एंटोनियम सिनोनियम मोटे मोटे देखिए, वही PYQ के हिसाब से देखिए, बाकी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। एंटोनियम सिनोनियम का कोई एंड नहीं है। जिनका सब्जेक्ट है वो तो खैर कर ही लेगा इंग्लिश, जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है फिर वो अब हिंदी वाला बेचारा थोड़ी इतना सारा पढ़ पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो PYQ में कहीं आए हुए हैं पुराने SI वगैरह के, या फिर कोई अदर एग्जाम के LDC वगैरह में जिसमें इंग्लिश का पोर्शन है, वहां से आप PYQ उठाइए। वर्ड फॉर्मेशन है, प्रीफिक्स और सफिक्स, तो प्रीफिक्स और सफिक्स जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं वो इजी होते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, और जो ऐसे शब्द हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं वो आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में बैठता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए,
क्योंकि अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश के 4-5 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए ज़्यादा हेडक नहीं लेनी है अपने को। मोटा मोटा पढ़ा जाए पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ा जाए तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी अदर का जो भी हमारा पार्ट होगा उसमें हम बहुत मेहनत कर लेंगे। अब करंट अफेयर के लिए तो भाई राजस्थान का, इंडिया का और इंटरनेशनल का, तीनों का पढ़ना पड़ेगा। अभी से तैयार करते जाइए, बाद के लिए मत छोड़ना। वीडियो में आप सोचो कि कोई यूट्यूब पे वीडियो से करा देगा, कोई ऐसे करा देगा या वो बुक पढ़ लेंगे, कोई नहीं कराता। कराएगा तो एकदम बस वही है कि 8-8, 9-9 घंटे की या 4-4 घंटे की मैराथन में, और मैराथन से क्वेश्चन कवर नहीं होते क्योंकि अपन करंट इतना ही पढ़ते हैं। तो अब इतना नहीं पढ़ना है, अच्छे से करंट को पढ़ना है, अभी से पढ़ना है। तो आज से ही एक नोटबुक करंट की आप बना लें और उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो लिखते जाएं। आप देखेंगे 5 दिन 10 दिन के बाद आपका करंट भी बार बार रिवाइज होने लग जाएगा, है ना। उसमें क्या होता है, करंट की चीज़ें भी 5-7 दिन तो चलती ही रहती हैं। तो फिर आज 5 न्यूज़ मिली, कल आपको 4 मिलेंगी, फिर आपको 3-2 मिलेंगी। ऐसे 3-2 का रूल रहेगा कि 2-3 नई नई न्यूज़ मिलती जाएंगी जो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो क्या हो रहा है, सारी रिवाइज हो रही है। ऐसे ही आपको इंटरनेशनल, इंडिया के करंट को कवर करना है। फिर जनरल साइंस की बात, साइंस के बारे में मैंने बताया पहले ही कि मैंने 9th-10th की जो बुक थी अपनी उससे कवर किया, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक दे रखे हैं जो ये साइंस में लगा रखे हैं। एटम मॉलिक्यूल के नाम से एक चैप्टर ही है अपने, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये भी एक चैप्टर है। तो 9th और 10th के सारे चैप्टर इसमें इन्होंने हेडिंग डाल के दे दिए हैं, आप वहाँ से कवर कर ले। इंडियन पॉलिटी के लिए कमीशन स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन है और महिला आयोग है और सतर्कता आयोग है। अब की बार एनजीटी और जोड़ा है, पहले एनजीटी नहीं था, और इस बार ये प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स ये और जोड़ा है। नेशनल कमीशन जो राष्ट्रीय आयोग है बाल संरक्षण अधिनियम, ये इसको भी जोड़ा गया है। तो ये 2-3 टोटल मिला के 5 या 6 आपके कमीशन है। इन कमीशन को क्या करना है, एक पेज में सारे नोट्स बना लेने हैं और नोट्स के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर यही पूछते हैं कि कौन से कमीशन किस समिति के आधार पे बनते हैं, कौन उनकी नियुक्तियाँ करता है और कौन उसके अंदर। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि कितने सदस्य होते हैं, कार्यकाल कितना होता है, सबका कार्यकाल अलग अलग है और नियुक्तियों का आधार भी अलग अलग है। तो उस पर विशेष ध्यान देना है आपको। और उसके बाद इसमें इंडियन पॉलिटी में ही 1935 का अधिनियम है, उसको अच्छे से पढ़िए। और अपने जो साइलेंट फीचर हैं तो उसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है तो पढ़ सकते हैं, नहीं है तो ये एक गाइड से आपका काम चल जाएगा। एक गाइड ले आइए, इसमें जो पोर्शन आपको नहीं मिलता ना वो इसमें मिल जाएगा। अलग अलग पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन एक कंटेंट पे टिके रहते हैं ना, तो वो फिर रिवाइज करने में ज़्यादा आसान है और अच्छे से रटा भी जाता है। तो आप बस रट गए दिए। ये नहीं है कि इन चीज़ों में देखिए जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं उनमें कोई याद करने का ही होता है, कुछ समझने का तो है नहीं। अब आर्ट पढ़ेंगे, आपका हिस्ट्री कल्चर पढ़ेंगे, उसमें क्या समझेंगे, रटना ही तो है। तो रटना है, रटने का अच्छा तरीका है कि बार बार उस चीज़ को रिवाइज किया जाए। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी आप इस बुक से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने ही टॉपिक दिए गए हैं और उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। राजस्थान की ज्योग्राफी को प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा ये दिशा पब्लिकेशन की जो राजस्थान की बुक है 2020 की, इसके साथ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। अब बात आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी कहाँ से कवर की। देखिए, मैंने जो साइकोलॉजी का पोर्शन था वो अवनी पब्लिकेशन की एक बुक है, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र, तो ये ला रखी थी और इस किताब से मैंने पूरा साइकोलॉजी को कवर किया है। इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल मैनेजमेंट है ना। तो ये तो इससे हो जाएगा, इसकी दो यूनिट है वो इस बुक से अच्छे से कवर हो जाएगी। धीर सिंह धाबाई सर की आती है, बहुत अच्छी किताब है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, इजी लैंग्वेज में है। और इसमें पीछे कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं, जैसे अपन जो भी पढ़ते हैं ना टॉपिक, या फिर उसके बीच में भी क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा और उसमें बीच में कोई पूछा गया कि भाई इस टॉपिक से रिलेटेड इस सन में एक सवाल पूछा गया है, तो उस सवाल का अच्छे से पता चल जाता है कि अच्छा इस टॉपिक में इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान में जो शैक्षिक सिनेरियो है, हमारा जो शैक्षिक परिदृश्य है, शैक्षिक प्रबंधन वगैरह के टॉपिक है, वो कहाँ से कवर किए उसका मैं बताऊं तो मैंने कलाम का शैक्षिक प्रबंधन, ये एजुकेशनल मैनेजमेंट, SS यादव सर की बुक है, ये ला रखी थी। और इसके बुक भी काफ़ी अच्छी है और इस बुक ने भी काफ़ी हेल्प की। इस बुक में आप अच्छे से पढ़ दीजिए इसको, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा है कि एक तो ये SCRT BS
ER, IAS, डाइट और राजस्थान ओपन स्कूल, राजस्थान टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड क्वालिटी एजुकेशन, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इन्हीं से सबसे ज़्यादा, इनसे एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर पूछती है आरपीएससी। और इंक्लूडिंग राजस्थान ऑफ NEP 2020, NEP 2020 एंड एक्ट 2009 है ना। तो 2009 का जो शिक्षा का अधिनियम है हमारे यहाँ पे जो आया था, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे RTE 2009 से इतने क्वेश्चन पूछे, 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारी धाराएं, सारे नियम सब याद करना है ना, किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है उसको भी याद करना है, जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है उसको भी याद करना है, दोनों को याद करना है, कोई को छोड़ नहीं सकते। तो विशेष तौर पे इस पे ध्यान देना, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन, कई बार 7 क्वेश्चन तक का भी क्राइटेरिया बढ़ जाता है। तो इतने क्वेश्चन के लिए अपन इतनी सी 5-10 पेज की जो कंटेंट है हमारा उसको पढ़ सकते हैं। और आजकल NEP 2020 भी जोड़ा गया है, जो हमारे 2020 की नई शिक्षा नीति है उसको भी जोड़ा गया है, उसको भी अच्छे से पढ़िए। पिछली बार तक इतने ज़्यादा क्वेश्चन उससे आए नहीं थे, लेकिन इस बार फुल चांस है, खूब क्वेश्चन आएंगे उससे भी, तो आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिलेबस और ये हो गई हमारी बुक्स। मैंने बता दी है कि मैंने इन्हीं किताबों से पढ़ा था, इसके अलावा और कोई किताब नहीं लाई मैं। तो आप भी कंटेंट को फिक्स रखें और तैयारी करने में जुट जाएं, और बस शुरू हो जाए कि बस करना ही है, एक एक चीज़, एक एक टॉपिक उठा लीजिए और उसको तैयार करते जाइए। अब आज के लिए इतना ही वीडियो, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि भाई हम और क्या कर सकते हैं आपके लिए, और किस प्रकार की वीडियो मैं बना सकती हूँ, है ना। और कोई आपके सुझाव हो तो आपके सुझाव आमंत्रित है। थैंक यू जी।